हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, आज का जो ये सामान्य हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है। इसके पहले हम आपको 5 प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं जो आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है ये प्रैक्टिस सेट। तो आइए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 6। दोस्तों, हम एक क्वेश्चन के माध्यम से कई क्वेश्चन बताएंगे, तो आप लोग वीडियो को अच्छे से देखिएगा। आपको कई क्वेश्चन के बारे में नॉलेज होंगे। तो हाथ मलते रह जाना, इस मुहावरे का अर्थ स्पष्ट करना है। हाथ मलते रह जाना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? दुखी होना, पछताना, हाथों को मसलना या क्रोध करना। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, पछताना। क्या होगा? हाथ मलते रह जाना माने पछताने वाला काम करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन। निम्न में से प्रेरणार्थक क्रिया है। प्रेरणार्थक क्रिया है उठना, चमकना, गिराना, देना। बताइए कौन सा निम्न में से चारों विकल्पों में से कौन सी प्रेरणार्थक क्रिया है? तो जो दोस्तों करेक्ट आंसर होगा वो आपका सी माने गिराना। क्या होगा? गिराना आपका प्रेरणार्थक क्रिया होगी, बाकी प्रेरणार्थक क्रिया नहीं होंगे। दोस्तों, हम आपको बताते हैं थोड़ी क्रियाओं के बारे में, जैसे कि सामान्य क्रिया की बात करते हैं। ठीक है, सामान्य क्रिया, जहाँ केवल दोस्तों सामान्य क्रिया, सबसे पहले आप देख लीजिए सामान्य क्रिया के बारे में। सामान्य क्रिया, ठीक है दोस्तों, जहाँ केवल एक क्रिया का प्रयोग होता है वह सामान्य क्रिया कहलाती है। समझ रहे हैं बात को? जहाँ केवल एक क्रिया का प्रयोग होता है वहाँ सामान्य क्रिया कहलाती है। जैसे आप एग्जाम्पल समझिए, एग्जाम्पल आप आए, वह नहाया, ये सब क्या है? सामान्य क्रियाएं हैं। और दोस्तों संयुक्त क्रिया, ये सब एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कौन सी संयुक्त क्रिया है, कौन से सामान्य क्रियाएं हैं, कौन सी नाम धातु क्रियाएं हैं, कौन सी प्रेरणार्थक क्रिया है, कौन सी पूर्वकालिक क्रियाएं हैं। तो इन सब के बारे में एक क्वेश्चन आता है तो हम उसके बारे में कई बता देते हैं। तो देखिए, अब सामान्य क्रिया तो बता दिया, अब संयुक्त क्रिया समझिए। संयुक्त क्रिया क्या होती है दोस्तों? जहाँ दो अथवा अधिक, दो या दो से अधिक क्रियाओं का साथ साथ प्रयोग हो, वहाँ संयुक्त क्रियाएं होती हैं। जैसे कविता महाभारत पढ़ने लगी। क्या? कविता महाभारत पढ़ने लगी। वाक्य को ध्यान से सुनिएगा। कविता महाभारत पढ़ने लगी, महाभारत पढ़ने लगी। ठीक है, कविता महाभारत पढ़ने लगी और वह खा चुका है। ये सब क्या है? ये संयुक्त क्रियाएं हैं। ठीक है, डबल क्रियाएं हो रही हैं। तो वहाँ पे क्या होगा? संयुक्त क्रिया होगी। जहाँ दो अथवा अधिक क्रियाओं का साथ साथ प्रयोग हो, देखो वहाँ पे क्या होगा? संयुक्त क्रिया होंगी। अब नाम धातु क्रिया एक बार देख लीजिए। नाम धातु क्रिया क्या होती है? नाम धातु क्रिया दोस्तों, नाम धातु क्रिया वो क्रिया होती हैं जहाँ संज्ञा, सर्वनाम अथवा विशेषण शब्दों से बने क्रियापद ही नाम धातु क्रिया कहलाते हैं। संज्ञा हो, सर्वनाम हो अथवा विशेषण, ये इन्हीं शब्दों से, इन्हीं तीनों से शब्दों से बने क्रियापद नाम धातु क्रिया कहलाते हैं। जैसे कि आप देखिए हथियाना। हथियाना क्या हो गया? हथियाना आपका एक कैसी क्रिया है? एक नाम धातु क्रिया है। शर्माना, अपनाना, ये सब क्या है? नाम धातु क्रिया है। प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया के बारे में अभी आपको बताया, फिर से आप देख लीजिए। प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया यह जिस क्रिया से यह पता चले कि कर्ता स्वयं कार्य को न करके किसी अन्य को उस कार्य को करने की प्रेरणा देता है। समझ रहे हैं बात को? क्या कह रहा है कि जिस क्रिया से यह पता चले कि कर्ता जो है स्वयं कार्य को न करके किसी अन्य को उस कार्य को करने की प्रेरणा देता है, वह प्रेरणार्थक क्रिया कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल समझिए, गिराना। इसमें गिराना देखो शब्द है ना, तो ये गिरना होता तो ये अलग चीज़ हो जाता, लेकिन गिराना तो इसमें कर्ता क्या कर रहा है? गिरवा रहा है किसी से, तो वो क्या हो गया? प्रेरणार्थक क्रिया होती है। ठीक है, किसी अन्य को उस कार्य को करने की प्रेरणा दे रहा है। अब दोस्तों थोड़ा समझिए पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया के बारे में समझिए। किसी क्रिया से पूर्व यदि कोई दूसरी क्रिया प्रयुक्त हो तो वह पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। समझ रहे हैं एग्जाम्पल? परिभाषा को ध्यान से सुनिएगा। किसी क्रिया से पूर्व यदि कोई दूसरी क्रिया प्रयुक्त हो तो वह पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। जैसे मैं अभी सोकर उठा हूँ। ठीक है दोस्तों, इस उदाहरण में उठा हूँ क्रिया से पहले उसने क्या कहा है? सोकर बात की है ना। मैं अभी सोकर उठा हूँ, तो उठने से पहले वो कह रहा है सोकर, क्रिया का प्रयोग हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे सोकर जो है ना वो पूर्वकालिक क्रिया है। उठने से पहले वो सो रहा है,
तो यहाँ पे पूर्वकालिक क्रिया है, पहले क्रिया सोकर है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन अब देखते हैं। कला और बूढ़ा चांद, कला और बूढ़ा चांद के लिए सुमित्रा नंदन पंत को किस साहित्य पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया? ज्ञानपीठ पुरस्कार, हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार, मंगला प्रसाद पारितोषिक या व्यास सम्मान? तो दोस्तों हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार, करेक्ट आंसर होगा हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार। कला और बूढ़ा चांद के लिए सुमित्रा नंदन पंत को हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दोस्तों वर्ष 1960, वर्ष है 1960, 1960 में सुमित्रा नंदन पंत को कविता संग्रह उनकी है कला और बूढ़ा चांद, इसी कृति के लिए इन्हें हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। और चिदम्बरा पे, और इनकी एक कृति है चिदम्बरा, चिदम्बरा पे इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है दोस्तों। ठीक है, इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है चिदम्बरा पे। अगला क्वेश्चन, नमक मिर्च लगाना, नमक मिर्च लगाना इस मुहावरे के उचित अर्थ का चयन करना है। गुस्सा दिलाना, ईर्ष्या करना, बढ़ा चढ़ा कर कहना, तीखा खाना, क्या होगा? नमक मिर्च लगाना मुहावरे का क्या अर्थ होगा? तो दोस्तों नमक मिर्च लगाने का मतलब होता है बढ़ा चढ़ा कर कहना, बढ़ा चढ़ा कर कहना किसी बात को, वो क्या होता है? नमक मिर्च लगाना मुहावरे का अर्थ होता है। और दोस्तों जहाँ पर बढ़ा चढ़ाकर बात होती है वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है? तो वहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार होता है, अतिशयोक्ति अलंकार। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द चतुर का समानार्थी शब्द नहीं है? क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, नहीं है पूछा है, न कि है पूछा है। चतुर का समानार्थी न पूछ के वो नहीं है पूछा है। तो बताइए चतुर का समानार्थी शब्द नहीं है कौन सा होगा? खुदगर्ज, तीव्र बुद्धि, हाजिर जवाब या फुर्तीला? तो दोस्तों चतुर का जो समानार्थी शब्द होगा नहीं होगा वो है खुदगर्ज। खुदगर्ज समानार्थी शब्द नहीं है। बाकी तीव्र बुद्धि, हाजिर जवाब, फुर्तीला और पटु हो गया, चालबाज हो गया, प्रवीण हो गया, दक्ष हो गया, इतने सब चतुर के समानार्थी शब्द हैं। ठीक है, बाकी खुदगर्ज ये इसका समानार्थी शब्द नहीं है। अगला क्वेश्चन, कल तापमान अधिक होगा, कल तापमान अधिक होगा इस वाक्य का काल पहचानिए। कल तापमान अधिक होगा इस वाक्य का काल पहचाना है वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल, पूर्ण वर्तमान काल। कल तापमान अधिक होगा इस वाक्य में दोस्तों कौन सा काल है? भविष्यकाल है, क्योंकि कल तापमान अधिक होगा भविष्य की बात कर रहा है तो वहाँ पे क्या होगा? भविष्यकाल होगा। दोस्तों भविष्य में जो होने वाली क्रिया होती है उसी को भी भविष्यकाल कहते हैं। अगला क्वेश्चन, अपनी करनी पार उतरनी का क्या अर्थ होगा? क्या अर्थ होगा? खुद अपना किया काम ही फलदायक होता है, किसी के साथ अच्छा व्यवहार न करना, साधुता दिखाना, बुरे कार्य करना। अपनी करनी पार उतरनी का मुहावरे का जो अर्थ होता है दोस्तों, खुद अपना किया काम ही फलदायक होता है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द योगदान शब्द का समानार्थी नहीं है? योगदान शब्द का समानार्थी नहीं है। योग, दीक्षा, हित, हाथ बांटना, हाथ बटाना, यहाँ पे बटाना लिख लीजिएगा, बटाना, बटाना ठीक लिखा है, हाथ बटाना और सहयोग, कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइए? योगदान शब्द का, योगदान शब्द का बताना है, समानार्थी नहीं है। तो दोस्तों हित, हित जो है ना वो योगदान शब्द का समानार्थी नहीं है। बाकी योग, दीक्षा, हाथ बटाना और सहयोग ये सब सारे योगदान के समानार्थी शब्द हैं। बाकी हित जो है नहीं है समानार्थी शब्द योगदान का। अगला क्वेश्चन, असाध्य, असाध्य शब्द के अ उपसर्ग का अर्थ है असाध्य शब्द के अ उपसर्ग का क्या अर्थ है? आधा, निषेध, पूरा, तक, कौन सा ऑप्शन सही होगा? दोस्तों जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका निषेध होगा। ठीक है, असाध्य शब्द के अ उपसर्ग का अर्थ होता है, अ का मतलब होता है निषेध। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विरह हस्ती तन सालय घाय करे चितचूर, विरह हस्ती तन सालय घाय करे चितचूर, इसमें किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? बताइए, विशेषोक्ति, श्लेष, रूपक, पुनरुक्ति? बताइए दोस्तों कौन से अलंकार का प्रयोग किया गया है? दोस्तों करेक्ट आंसर रूपक अलंकार होगा। ठीक है, रूपक अलंकार होगा। दोस्तों रूपक अलंकार
उसे कहते हैं जहाँ उपमेय पर उपमान का आरोप हो अथवा उपमान तथा उपमेय का अभेद प्रदर्शित हो, यहाँ रूपक अलंकार होता है। ठीक है, ठीक है दोस्तों। रूपक अलंकार बीरा हस्ति तन साल है, और दोस्तों योजक चिन्ह भी रहता है, तो वहाँ पे रूपक अलंकार होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, चारुचंद्रलेख किस उपन्यासकार की रचना है? रामविलास शर्मा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, अमृतलाल नागर, हरिवंश राय बच्चन। किसकी है उपन्यासकार चारुचंद्रलेख? तो दोस्तों चारुचंद्रलेख आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की कृति है। और दोस्तों चारुचंद्रलेख हो गया, बाण भट्ट की आत्मकथा हो गई, पुनर्नवा तथा अनामदास का पोथा हो गया, ये सब कृतियाँ आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की उपन्यास हैं। ठीक है, क्या है? उपन्यास हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय खालिस्तान है में रोशनी के महापर्व दीपावली में घरौंधा और रंगोली बनाए जाने की खालिस्तान रही है, क्या होगा? भारतीय पहला ऑप्शन सही होगा, या दूसरा ऑप्शन सही होगा, या तीसरा, या चौथा? कौन सा ऑप्शन रखने पे ये सेंटेंस एकदम पूरा हो जाएगा? तो दोस्तों भारतीय संस्कृति, आप ये ऑप्शन रखिए, भारतीय संस्कृति में रोशनी के महापर्व दीपावली में घरौंधा और रंगोली बनाए जाने की परंपरा रही है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, मलिक मोहम्मद जैसी ने किस भाषा का सरल और साधारण रूप अपनाया था? मलिक मोहम्मद जैसी ने किस भाषा का सरल और साधारण रूप अपनाया था? अवधी, अरबी फारसी, ब्रजभाषा या मगधी? तो दोस्तों करेक्ट आंसर होगा अवधी। ठीक है, जो जायसी की भाषा है वो ठेठ अवधी है दोस्तों। क्या है? ठेठ अवधी है, और जायसी ने अपनी रचनाएं सिर्फ अवधी भाषा में ही की हैं। जायसी भक्तिकाल की निर्गुण प्रेमाश्रयी शाखा के कवि हैं दोस्तों। मलिक मोहम्मद जैसी भक्तिकाल की निर्गुण प्रेमाश्रयी शाखा के कवि हैं। अगला क्वेश्चन, गुदड़ी का लाल इस मुहावरे से क्या आशय है? निर्धन परिवार में बेटे का जन्म, निर्धन परिवार में धन का आना, निर्धन परिवार में गुणी का जन्म होना, धोखेबाज मित्र। तो दोस्तों करेक्ट आंसर होगा निर्धन परिवार में गुणी का जन्म होना, गुदड़ी का लाल मुहावरे का अर्थ है। ठीक है, तो निर्धन परिवार में गुणी का जन्म होना, गुदड़ी का लाल होना इस मुहावरे का अर्थ होगा। अगला क्वेश्चन, केले खालिस्तान छिलकों खालिस्तान सब्जी खाइए, क्या होगा? के का, की का। तो दोस्तों करेक्ट आंसर होगा ए, केले के छिलकों की सब्जी खाइए। तो यहाँ के होगा, यहाँ होगा की। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कितने प्रश्न हल करने हैं? इस वाक्य में विशेषण भेद है, विशेषण भेद बताना है। कितने प्रश्न हल करने हैं? इस वाक्य में विशेषण भेद है। संख्यावाचक विशेषण है, या गुणवाचक विशेषण है, या परिमाणवाचक विशेषण है, या सर्वनामिक विशेषण है? कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो दोस्तों कितने प्रश्न हल करने हैं, करेक्ट आंसर होगा संख्यावाचक विशेषण। देखिए कितने प्रश्न हल करने हैं, इस वाक्य में प्रयुक्त जो है कितने शब्द, कितने जो शब्द है ना, कितने शब्द संख्यावाचक विशेषण है। यह दोस्तों अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। ठीक है, कितने अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प कालवाचक क्रिया का विशेषण नहीं है? कालवाचक क्रिया विशेषण का नहीं है, कौन सा विकल्प? बाहर भीतर, आज कल, बहुधा, प्रतिवर्ष, कौन सा होगा? तो दोस्तों करेक्ट आंसर होगा बाहर भीतर। बाहर भीतर कालवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण नहीं है। ठीक है, बाकी और जितने हैं शेष कालवाचक क्रिया विशेषण हैं। आजकल बहुधा, प्रतिवर्ष कालवाचक विशेषण हैं। अगला देखिए, खालिस्तान पानी से लोग डूबते हैं तो कहीं खालिस्तान खरीदा जाता है, क्या होगा? दोस्तों करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? कटी लोग, कोई तेल, कहीं पानी, कुछ पानी। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो दोस्तों करेक्ट आंसर होगा कहीं और पानी। यहाँ पे रखिए कहीं, देखिए कहीं पानी से लोग डूबते हैं तो कहीं पानी खरीदा जाता है दोस्तों।
कहीं पानी से लोग डूब जाते हैं तो कहीं पानी लोग खरीदते हैं। अगला क्वेश्चन, टेढ़े मेढ़े रास्ते। जो टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं ये कृति है, टेढ़े मेढ़े रास्ते, ये 1946, अपने खिलौने 1957 और भूले बिसरे चित्र 1959 उपन्यास किस साहित्यकार की रचना है? बताना है। ये तीनों कृतियाँ ये जो हैं ये किसी एक लेखक की है, और किसकी है ये आपको बताना है। अज्ञेय जी की है, माखनलाल चतुर्वेदी की है, भगवती चरण वर्मा की है, वासुदेव शरण अग्रवाल की है। तो किसकी है? तो दोस्तों करेक्ट आंसर होगा भगवती चरण वर्मा। टेढ़े मेढ़े रास्ते, अपने खिलौने और भूले बिसरे चित्र, ये तीनों उपन्यास भगवती चरण वर्मा के हैं। अगला क्वेश्चन, अखियाँ हरि दर्शन की भूखी, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा? अलंकार पूछ रहा है। अखियाँ हरि दर्शन की भूखी, वक्रोक्ति अलंकार, उपमा अलंकार, वृत्यानुप्रास, मानवीकरण, कौन सा अलंकार होगा? तो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों डी, मानवीकरण। मानवीकरण अलंकार होगा। अखियाँ हरि दर्शन की भूखी। प्रस्तुत पंक्ति में दोस्तों मानवीकरण अलंकार है। यहाँ आँखों को मानवीय रूप देखकर भूखे होने का संकेत किया गया है। अखियाँ हरि दर्शन को भूखी, समझ रहे हैं? यहाँ आँखों को मानवीय रूप देकर भूखे होने का संकेत किया गया है। तो यहाँ पे कौन सा होगा? मानवीकरण अलंकार होगा। बिखरे मोती खालिस्तान का पहला कहानी संग्रह है। बनारसी दास चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान, नंद किशोर नौटियाल, दूधनाथ सिंह, कौन सा होगा? ऑप्शन बताइए। तो जो बिखरे मोती है ये सुभद्रा कुमारी चौहान की पहला कहानी संग्रह है दोस्तों। ठीक है, बिखरे मोती सुभद्रा कुमारी चौहान का पहला कहानी संग्रह है। अगला क्वेश्चन, पुल्लिंग शब्द का चयन करना है। पुल्लिंग शब्द का चयन करना है, कौन सा होगा? कर्ता, याचिका, विदुषी, मूर्खा। पुल्लिंग शब्द कौन सा होगा? दोस्तों जो करेक्ट आंसर होगा कर्ता। कर्ता आपका पुल्लिंग होगा। बाकी याचिका दायर करनी है, विदुषी एक स्त्रीलिंग ही है, और मूर्खा भी एक क्या है? स्त्रीलिंग ही है। ठीक है, और दोस्तों कर्ता का जो स्त्रीलिंग होगा, कर्ता का जो स्त्रीलिंग होगा वो होगा कर्त्री। क्या होगा? कर्त्री होगा, कर्त्री। ठीक है, अगला क्वेश्चन, स्त्री शब्द का बहुवचन बताइए। स्त्री का बहुवचन क्या होगा? स्त्री होगा, स्त्रियां होंगी, या स्त्रियां, या स्त्रियाएं, कौन सा ऑप्शन होगा? स्त्री शब्द का बहुवचन बताना है दोस्तों। स्त्री शब्द का जो बहुवचन होगा वो होगा स्त्रियां। क्या होगा? स्त्रियां। तो करेक्ट आंसर बी। अगला क्वेश्चन, वह व्यक्ति न्यायप्रिय था, वर्तनीगत त्रुटि सुधारना है। वर्तनीगत त्रुटि सुधारना है, किस वाक्य, कौन सा वाक्य एकदम करेक्ट लिखा गया है? तो वह व्यक्ति न्यायप्रिय था, पहला ऑप्शन है वह व्यक्ति न्यायप्रिय था, वह व्यक्ति न्यायप्रिय था, वह आदमी न्यायप्रिय था, वह पुरुष न्यायप्रिय था। कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइए। तो दोस्तों वह व्यक्ति न्यायप्रिय था, एकदम करेक्ट आंसर होगा, वह व्यक्ति न्यायप्रिय था। ठीक है, प्रेमचंद का साहित्य राष्ट्रीय चेतन का पूंजीभूत ज्योति स्तूप है। रेखांकित शब्द की त्रुटि सुधारना है। पूंजीभूत कैसे लिखा जाएगा ये बताना है। ठीक है दोस्तों, पूंजीभूत किस तरीके से लिखा जाएगा ये आपको बताना है। पूंजीभूत ऐसे लिखा जाएगा, या ऐसे लिखा जाएगा, या ऐसे, या ऐसे, कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो दोस्तों पूंजीभूत जो ये लिखा है ना, ये इस तरीके से लिखा जाएगा, पूंजीभूत। तो कौन सा ऑप्शन आपको दिख रहा है? बी, पूंजीभूत आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आविर्भाव का समानार्थी क्या है? आविर्भाव का समानार्थी क्या है? विश्लेषण, रूपगत, संप्रदाय, अवतरण। आविर्भाव का जो समानार्थी होगा दोस्तों वो होगा अवतरण। क्या होगा? अवतरण। अवतरण आविर्भाव का समानार्थी शब्द होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निर्विभक्तिक रूप के आधार पर बहुवचन शब्द पहचानिए जिसमें विभक्ति नहीं हो, उस रूप को पहचानना है जो बहुवचन शब्द हो। रातों, हाथियों, लड़कों, लड़के।
दोस्तों करेक्ट आंसर होगा लड़के। लड़के होगा निर्विभक्तिक रूप है और बहुवचन भी है। दोस्तों जब विभक्ति सहित बहुवचन रूप देखेंगे लड़का का, तो उसका होगा लड़कों। क्या होगा? लड़कों, अगर विभक्ति सहित देखेंगे तो। और रातों तथा हाथियों भी विभक्ति सहित बहुवचन है दोस्तों। बाकी लड़के निर्विभक्तिक रूप के आधार पर बहुवचन शब्द है। अगला क्वेश्चन, आदि का विलोम। आदि का विलोम शब्द क्या है? अनादि, आंधी, अंत आदि। तो दोस्तों आदि का जो विलोम शब्द होगा वो अंत भी होगा और अनादि भी होगा। अब आप पूछेंगे कि दो ऑप्शन फिर क्यों लेके आए हैं आप? आदि का विलोम शब्द अनादि होगा या अंत होगा? दोस्तों अनादि भी होगा और अंत भी होगा। ये दोनों ऑप्शन सही हैं। देखिए जो आदि का विलोम होता है अनादि तथा अंत दोनों होता है, तो दोस्तों ए और सी दोनों सही हैं, परंतु जो यूपी पी आर पी बी है वो अंत को सही आंसर मानी है। तो दोस्तों दोनों आपका उत्तर सही होगा। बाकी एग्ज़ाम कराने वाला क्या जो एग्जामिनर होता है वो कौन सा ऑप्शन सही माना है वो जाने। समानाधिकरण और व्यधिकरण किसके भेद हैं? निपात, संबंध बोधक, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक। बताना है आपको क्या है। समानाधिकरण और व्यधिकरण किसके भेद हैं? दोस्तों समुच्चय बोधक के भेद हैं समानाधिकरण और व्यधिकरण। दोस्तों एक वर्ड आपको दिख रहा है निपात, ये है निपात आते हैं। तो निपात के बारे में हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं। निपात का ना कोई लिंग होता है और ना ही वचन होता है, लिंग वचन नहीं होते हैं। निपातों का प्रयोग दोस्तों निश्चित शब्द या पूरे वाक्य को श्रव्य भावार्थ प्रदान करने के लिए होता है। निपात तो सहायक शब्द होते हुए भी वाक्य का अंग नहीं होते हैं। निपात का कार्य सिर्फ इतना होता है कि वो शब्द समूह को बल प्रदान करते हैं बस। और निपात कई प्रकार के होते हैं। देखिए जैसे आपको स्वीकृति बोधक, हाँ मिल जाए कहीं, जी मिल जाए, जी हाँ मिल जाए, तो वो क्या होंगे? निपात होंगे। कौन से निपात होंगे? स्वीकृति बोधक निपात होंगे। और अगर नकार बोधक जो होते हैं निपात, नकार बोधक निपात होते हैं वो कौन होते हैं? जैसे कि जी नहीं और नहीं भी हो गया, ये सब क्या होते हैं? नकार बोधक निपात होते हैं। और इसके और टाइप जैसे निषेधात्मक निपात। निषेधात्मक जो निपात होता है जैसे कि मना कर दिया जाए, ठीक है, मत जाना, मत आना, तो मत क्या हो गया? निषेधात्मक हो गया। और दोस्तों प्रश्नबोधक भी होता है। प्रश्नबोधक जैसे क्या? प्रश्नबोधक वाले वाक्य शब्द आ गए। विस्मयबोधक वाले वाक्य आ गए, जैसे काश, अरे। तुलनात्मक वाले जैसे सा, इसके जैसा, ठीक है। अवधारण बोधक जैसे ठीक, करीब, लगभग, तकरीबन, ये सब आ गए। आदर बोधक जी। तो दोस्तों ये सब जो शब्द मिलेंगे तो वही निपात होते हैं। और निपात दोस्तों इन पर लिंग वचन नहीं होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अस्थावर का विपरीत शब्द क्या है? अस्थावर का विपरीत शब्द क्या है? जंग, क्षुद्र, सेवक या जंगम। तो दोस्तों बताइए कौन सा आपका ऑप्शन सही होगा? तो अस्थावर का जो विपरीत शब्द होगा दोस्तों वो जंगम होगा। क्या होगा? जंगम। तो जो करेक्ट आंसर होगा आपका जंगम होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, बहु का बहुवचन क्या है? बहु का बहुवचन क्या होगा? बहुएं होगा, बहु होंगे या बहुएं या बहुवन, क्या होगा? कौन सा ऑप्शन सही होगा? बहु का बहुवचन। तो बहु का जो बहुवचन होगा वो बहुएं होगा। क्या होगा? बहुएं जो होता है वह बहु का बहुवचन रूप होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निराला द्वारा जो रचित ललित गीतों का संग्रह कौन सा है? बताना है कौन सा है, बताइए। गीता कुंज, अणिमा, गीतावली या गीतिका। दोस्तों निराला नाम शॉर्टकट में लिखा है, ये किसका पूरा नाम है? निराला जी का पूरा नाम क्या है? तो इनका पूरा नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है इनका पूरा नाम है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और दोस्तों इनकी गीतिका, ये गीतिका
निराला द्वारा जो रचित ललित गीतों का संग्रह कौन सा है, वो गीतिका है दोस्तों। करेक्ट आंसर आपका गीतिका होगा, गीतिका है। ठीक है, ललित गीतों का संग्रह है दोस्तों। इसी ललित गीत जो गीतिका है, इसमें भावों की सुसंबद्धता, कोमलता और मानवीय भावनाओं की बड़ी सुंदर अभिव्यक्ति हुई है। तो यहाँ पे गीतिका इनकी ललित गीतों का संग्रह है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, इस लोकोक्ति का अर्थ बताना है। लकड़ी का बर्तन अग्नि से जल सकता, बुरे दिन हमेशा नहीं रहते, छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता, दुर्भाग्य की मार बार बार नहीं होती। कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों, करेक्ट आंसर होगा छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती मतलब छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जब से है आँख लगी तब से ना आँख लगी, इनमें से कौन सा अलंकार होगा। अलंकार, अलंकार आप लोग बढ़िया से तैयार करिएगा। जब से है आँख लगी तब से ना आँख लगी, इसमें कौन से अलंकार का प्रयोग है। संदेह अलंकार, विरोधाभास अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, अनियुक्ति अलंकार। तो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों विरोधाभास अलंकार। विरोधाभास अलंकार वहाँ होता है जहाँ दो वस्तुओं में वास्तव में विरोध न हो, मात्र विरोध का आभास हो, वहाँ विरोधाभास अलंकार होता है। विरोधाभास अलंकार को अगर आप तोड़ेंगे तो विरोध और आभास आएगा। तो इसमें जहाँ पे दो वस्तुओं का वास्तव में विरोध न हो, सिर्फ मात्र विरोध का आभास हो, वहाँ विरोधाभास अलंकार होता है। ठीक है, जब से है आँख लगी तब से ना आँख लगी, यहाँ पे विरोध हो रहा है, तो यहाँ पे विरोधाभास अलंकार है। अगला क्वेश्चन, किन शब्दों से वचन की पहचान नहीं होती है। किन से नहीं होती है, संज्ञा से नहीं होती, क्रिया विशेषण, क्रिया या विशेषण, किन शब्दों से वचन की पहचान नहीं होती, ये बताना है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण से वचन की पहचान नहीं होती है। ठीक है, वचन की पहचान नहीं होती है, बाकी सबसे वचन की पहचान हो सकती है। बाकी क्रिया जो विशेषण होता है दोस्तों, वो वचन की पहचान नहीं बताता है, यह क्रिया की विशेषता बताता है, क्रिया विशेषण। ठीक है, ये क्रिया विशेषण जो है ना, वो क्रिया की विशेषता बताता है। बाकी संज्ञा और विशेषण और क्रिया ये सब क्या होती हैं, वचन की पहचान बताते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, व्योम का पर्यायवाची शब्द नहीं है। व्योम का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ये आपको बताना है। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। अंतरिक्ष, अंबर, अंतरिक्ष, अंबर, पीयूष, नभ, कौन सा ऑप्शन सही होगा। व्योम का पर्यायवाची शब्द नहीं है दोस्तों, करेक्ट आंसर पीयूष। पीयूष व्योम का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है, कहते हैं आकाश, आकाश का पर्यायवाची है। तो आकाश के और कौन कौन से पर्यायवाची हैं, ये अंतरिक्ष तो हो गया, अंबर भी हो गया, नभ भी हो गया। ठीक है, नभ भी हो गया, बाकी नभ के अलावा गगन हो गया, अनंत हो गया, अंतरिक्ष है ही, शून्य हो गया, अभ्र हो गया, पुष्कर हो गया, तारापथ हुआ, नाक हुआ, आसमान हुआ, फलक हुआ, खगोल हुआ, ये सब क्या हैं, आकाश के पर्यायवाची शब्द हैं। लेकिन जो आपका पीयूष है ना दोस्तों, ये पीयूष जो है वो आपका अमृत का पर्यायवाची है। किसका है, अमृत का। तो अमृत के पर्यायवाची कौन कौन से हैं, सुधा हो गया, अमी हो गया, सोम हुआ, पीयूष हुआ, अमी हुआ, सुरभोग हुआ, मधु हुआ, जीवनोदक हुआ, ये सब क्या हैं, अमृत के पर्यायवाची हैं। तो क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा पीयूष। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कौन सा समास है कर्मधारय, बहुव्रीहि, द्वंद्व या तत्पुरुष। तो दोस्तों चरण कमल में कर्मधारय समास है। ठीक है, कौन सा है, कर्मधारय समास। दोस्तों हम आपको समास का आया तो समास के बारे में बता देते हैं। 5 समझिए, एक पहला अव्ययी भाव समास, दूसरा कर्मधारय समास, तीसरा द्विगु समास, चौथा द्वंद्व समास और पांचवा बहुव्रीहि समास। ये 5 प्रकार के समास 5 हो गए। और देखिए अब सबसे पहले अव्ययी भाव समास के बारे में समझिए। अव्ययी भाव समास दोस्तों, अव्ययी भाव समास वो होता है जिसमें पूर्व पद प्रधान होता है। जैसे आपका पूर्व पद प्रधान होता है, जिसमें पूर्व पद प्रधान होता है, और ये भी कह सकते हैं जिस समास में पूर्व पद अव्यय हो, वहाँ क्या होता है, अव्ययी भाव समास होता है। जैसे कि आपको एग्जाम्पल दिए हैं प्रतिदिन का। प्रतिदिन क्या हुआ, प्रतिदिन आपका हुआ अव्ययी भाव समास। ठीक है, प्रति प्लस दिन, दिन दिन हो गया।
तो ये प्रतिदिन हो गया, यथाशक्ति हो गया, आमरण हो गया, अनुरूप, ये सब क्या है, अव्ययभाव समास हैं। फिर कर्मधारय समास। कर्मधारय समास, कर्मधारय समास में क्या होता है दोस्तों, उत्तर पद प्रधान होता है। इसमें उसमें पूर्व पद प्रधान होता था, इसमें उत्तर पद प्रधान होता है कर्मधारय समास में, ठीक है। और कर्मधारय समास जैसे कि अभी आपको बताया है चरण कमल, ठीक है, चरण है जो कमल, तो ये क्या हुआ, अब कर्मधारय समास हो गया। अब द्विगु समास समझिए। द्विगु समास क्या होता है, द्विगु समास, जो द्विगु समास होता है दोस्तों, द्विगु समास में क्या होता है, इसमें भी उत्तर पद प्रधान होता है, उत्तर पद प्रधान होता है। और इसमें जो पूर्व पद होता है दोस्तों वो संख्यावाचक होता है, संख्यावाचक विशेषण होता है, तो वो होता है द्विगु समास, ठीक है। जो पूर्व पद होता है माने पहला पद जो होगा आपको संख्यावाचक मिलेगा, पहला पद होगा वो संख्यावाचक मिलेगा, इसमें उत्तर पद प्रधान होता है और पहला पद संख्यावाचक होता है, वहाँ द्विगु समास होता है। जैसे कि आप समझिए पंचवटी, पंचवटी लिखा, ठीक है, सही से लिखिए पंचवटी। अब ये पंचवटी को देखिए, पंचवटी इसमें क्या है, 5 वृक्षों वाला स्थान, 5 वृक्षों वाला स्थान या 5 वट वाला स्थान क्या होता है, पंचवटी होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, द्विगु समास होगा, 5 पहला पद संख्यावाचक हो गया। उसके बाद द्वंद्व समास, द्वंद्व समास, द्वंद्व समास क्या होता है, इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, ठीक है। जैसे माता पिता, माता पिता, ठीक है, दोनों पद प्रधान हो गए। फिर अगला बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास में दोनों पद अप्रधान होता है और कोई अलग अलग पद क्या होता है, अर्थ बताता है, समझ रहे हैं। बहुब्रीहि समास में दोनों पद क्या होते हैं, अप्रधान होते हैं बहुब्रीहि समास में, और कोई सांकेतिक अर्थ प्रधान हो, कोई, समझ रहे हैं बात को, जिस समासिक शब्द के दोनों पद अप्रधान हो और समस्त पद के अर्थ के अतिरिक्त कोई सांकेतिक अर्थ प्रदान हो उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे कि आप समझिए नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव, नीलकंठ, बहुब्रीहि समास समझ रहे हैं ना। जिसे आप नीलकंठ कहते हैं, तो नीला है जिसका कंठ, नीला है जिसका कंठ, उसे कहते हैं क्या, बहुब्रीहि समास। नीला है कंठ जिसका अर्थात क्या हुआ, शिव हुए, तो शिव जी के कंठ जो है क्या है, नीला है, तो नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव हुए, तो यहाँ पे बहुब्रीहि समास होगा, ठीक है। और अगर आपको ऑप्शन में बहुब्रीहि समास मिलता है, बहुब्रीहि और कर्मधारय लगभग एक से मिलते हैं, कहीं आपको जैसे नीलकंठ मिला, ठीक है, नीलकंठ, इसमें आपको बहुब्रीहि और कर्मधारय दोनों मिलते हैं, तो आप वरीयता जो देंगे वो बहुब्रीहि को देंगे, तब जाके कर्मधारय। पहले तो आप बहुब्रीहि टिक करेंगे, अगर ऑप्शन में बहुब्रीहि नहीं है तो आप कर्मधारय को आंसर कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास को फिर से एक बार बढ़िया से समझ लीजिएगा, कन्फ्यूजन न रखिएगा। बहुब्रीहि समास में क्या होता है, दोनों पद क्या होते हैं, अप्रधान होते हैं, पूर्व पद भी और उत्तर पद दोनों पद अप्रधान होते हैं। उसके बाद दोनों पद मिलने पर दोस्तों तीसरा पद प्रधान हो जाता है, तो वहाँ पे बहुब्रीहि समास हो जाता है, समझ रहे हैं आप। 2 पद होते हैं, पहला पद एक उत्तर पद होता है, तो ये भी अप्रधान होता है, ये भी अप्रधान होता है। उसके बाद जब ये दोनों मिल जाते हैं, दोनों मिल जाते हैं, तो तीसरा पद क्या हो जाता है, प्रधान हो जाता है, वहीं पे क्या होता है, बहुब्रीहि समास होता है, तो ठीक है। ये समास था। नयन का संधि विच्छेद बताना है, नयन का संधि विच्छेद बताना है, कौन सा होगा नयन का संधि विच्छेद, तो बताइए नयन का संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों। जो नयन का संधि विच्छेद होगा, ने प्लस अन होगा, क्या होगा, ने प्लस अन, समझ रहे हैं, ने प्लस अन, नयन, नयन, नयन का जो संधि विच्छेद होगा ने प्लस अन होगा, ठीक है। दोस्तों संधि कितनी प्रकार की होती है, संधि जो हमारी होती है वो 3 प्रकार की होती है, कौन कौन सी, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ठीक है। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। और जो हमारा ये नयन है, नयन हमारा कौन सी संधि है, अगर आप लोग संधि पढ़े होंगे तो बता लेंगे, जो नयन है हमारा वो कौन सी संधि है, बताइए दोस्तों। ये हमारी जो नयन है वो अयादि संधि में आती है। अयादि संधि क्या होती है, थोड़ा सा पढ़ते हैं अयादि संधि के बारे में।
अयादी संधि उसे कहते हैं दोस्तों जब जब ए हो, ऐ हो, ओ हो और औ हो। ए, ऐ, ओ, औ के बाद इनका जो मेल होता है दूसरे स्वरों से हो, कोई भी दूसरे, इनके अलावा कोई भी स्वर आ जाए, ए, ऐ, ओ, औ के अलावा कोई भी स्वर आ जाता है तो जो ए होता है ना, ए होता है, इसका क्या हो जाता है, ए का आय बन जाता है और ऐ का आय बन जाता है। ठीक है, उसके बाद ओ आ जाता है, ओ का अव बन जाता है और अव का आव बन जाता है। क्या बन जाता है, आव बन जाता है। समझ रहे हैं? तो नयन देखिए, नयन यहाँ पे ने प्लस अन है, ने प्लस अन है। ठीक है, ने प्लस अन हुआ। समझ रहे हैं बात को, ने प्लस अन। अब देखिए ने प्लस अन हुआ। अब इसमें मैंने परिभाषा ये बताई थी कि ए, ऐ, ओ, औ के बाद कोई भी अभिन्न स्वर आ जाए तो यहाँ पे ए के बाद अ आया है, और जब ए के बाद अ आया है तो ए और अ मिल के क्या बन जाएगा, एक। तो ए क्या बन जाता है, ए जो है ए का आय हो जाता है, तो ए का आय हो जाएगा तो नयन हो जाएगा। क्या हो जाए, नयन। तो नयन, नयन हमारा क्या होगा, ने धन अन होगा और यह एक अयादी संधि होगा जो कि स्वर संधि का एक रूप है। स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग एक लाइक ज़रूर करिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा जिससे आपके दोस्तों का भी काम हो सके और वो पढ़ सकें। ठीक है दोस्तों।